वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है वेरिकोस वेन्स की। और वेरिकोस वेन्स अगर देखने में तो जो है वो ठीक नहीं लगती हैं, लेकिन अगर वो डिस्कम्फर्ट आपको देती हैं तो फिर ये ज़रा सीरियस मामला हो जाता है और उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई ट्रीटमेंट होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसको ईज़ कर सकती है आपके डिस्कम्फर्ट को। और यही बात बताने जा रही हैं वंस अगेन तारा चन्ना। जी हाँ डॉक्टर चन्ना, आप बता रही थी जो क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, तो इस पर ज़रा सा हम डिटेल में जाते हैं। तो आगे हमने बताया कॉम्प्रेसिव बैंडेजेस, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट तो में ये आते सपोर्ट आपने कहा, सपोर्ट टाइट्स कह सकते हैं उसको। स्पेशली जब भी आपके अगर छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ है होता है तो हॉस्पिटल देते ही है, तो ये सपोर्ट टाइट्स आप ज़रूर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता जो भी एडवाइस दी है वो पहनना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं पहनेंगे तो तभी अगर आपको वेरिकोस वेन और या कुछ हुआ तो क्लॉट हुआ तो यू विल हैव अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं सर्जरी। दूसरा आता है कि जहाँ प्लेन में भी तो ये सपोर्ट जो है अगर आपकी लंबी जर्नी है ना 7-8 जर्नीज और सब लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में हम लोग क्योंकि उससे पहले भी आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हो, चले होते हो, तो और another 4 hours और करिए। फिर वहां पे भी जब आप डेस्टिनेशन पहुंचते हैं तो उसके बाद 2 hours। सो हाउ मेनी यू आर 15-16 hours जस्ट विदाउट एनी मोशन मूवमेंट। सो देयर इज लॉट ऑफ वीनस कंजेशन। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, मैं सैयद मजहर से बात कर रहा हूँ। जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू सैयद साहब। सबको भी आपका हैप्पी न्यू ईयर। वेरिकोस वेन से शुरू हुआ है, देखिए फातिमा किस मरहले पे होगा। हमने ये बिल्कुल मैंने फोन यूँ किया है खासतौर से पूछने के सब्जेक्ट पे कि जहाँ तक मेरे में शायद आपने एक दफा कहा था कि डॉक्टर तारा चन्ना होम्योपैथ से भी ताल्लुक रखती हैं क्या? जी बिल्कुल रखती हैं, लेकिन बात नहीं करती हैं आजकल। अच्छा, नहीं वो चलें ठीक है, वो मैं इसी उससे सवाल जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेट कर रहा था। मेरा पहला क्वेश्चन तो उनसे ये है डॉक्टर तारा से कि साइटिक नर्व के केस में क्या वेरिकोस वेन्स इफेक्ट हो सकती हैं किसी भी स्टेज पे? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि इस ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है सिवाय सर्जरी के, होम्योपैथ या एलोपैथ? बस ये 2 सवाल है। मैं शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। जी, इनके हमेशा जो है सवाल बड़े अच्छे और हम आपको डेफिनेटली वी अप्रिशिएट योर इनपुट एंड थैंक यू वेरी मच। साइटिका नर्व जो है वो नर्व से कनेक्टेड है। वो आपकी जो स्पाइनल नर्व्स होती है वहाँ नर्व पिंच होती है, उससे हिसाब से होती है। उससे और वेरिकोस से कोई दे नॉट कनेक्टेड नहीं। हाँ, दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि एलोपैथी है या होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, तो उसमें यह है कि ये जो प्रॉब्लम है इट इज बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ द वाल्व। जो हमारे वाल्व्स होते हैं तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम जस्ट लाइक आपके भी हड्डी टूट गई है, तो ये एलोपैथी होम्योपैथी नहीं है। आपको यू हैव टू गो टू द सर्जन टू फिक्स दी बोन्स। उसके बाद की दवाई है कि विच विल हेल्प होम्योपैथिकली टू हील अप फास्टर, रिड्यूस द ब्रूजिंग। बहुत अच्छी दवाई है, हेमामेलिस है, काफी दवाई है, आर्निका है। तो दिस विल रिड्यूस योर ब्रूजिंग आफ्टर द सर्जरी। अच्छा, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि एलोपैथी और होम्योपैथी में जो क्या है कि दोनों की लिमिटेशन है। दोनों सिस्टम इज रेगुलेटेड इन दिस कंट्री अकॉर्डिंग टू द मेडिकल लॉज एंड एक्ट। पर वेरी इंपॉर्टेंट इज द डॉक्टर शुड बी क्वालिफाइड एंड ही और शी शुड नो कि कहाँ पे कौन सी बीमारी की ट्रीटमेंट इज द बेस्ट फॉर द पेशेंट, not allopathically or homeopathically. We have to judge the patient's conditions and what is the best. And that is the best treatment that in my opinion I find is the best treatment that we can offer. बिल्कुल। और आप होम्योपैथी में भी तो कितने साल से ट्रेंड है? मैंने एलोपैथी भी किया है, पीडियाट्रिक्स किया है, गायनी किया है, होम्योपैथी भी कर रही हूँ, माइनर सर्जरी भी कर रही हूँ। एंड दिस इज व्हाई आई से कि यस डेफिनेटली मैं 35 years हो गया मेरे। आई डू होलिस्टिक we call integrated medicine and that is my practice. बिल्कुल। और नहीं हम चूंकि टाइम नहीं इतना होता कि होम्योपैथी के बारे में भी बात कर सकें, तो मगर आप क्या समझती हैं कि होम्योपैथी का भी जहाँ जहाँ जैसे मेनोपॉज है या जैसे ऐसी कोई ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे या एक्जिमा है या एस्मा है, उसमें होम्योपैथी को कहते हैं, तो आप सजेस्ट करती हैं या ये कि अगर आप देना चाहें इस प्रोग्राम में तो आप जरूर मैं ट्रीट करती हूँ। एंड वी हैव साइंटिफिक एविडेंसेस फॉर दिस मेडिकल कंडीशंस वेयर वी कैन हेल्प द पेशेंट्स एंड आई ट्रीट दिस एवरी डे इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस डे टू डे. So yes, definitely we help, but there's always, as I say, it's an integrated medicine. We call it complementary. We may need both the system to work the best for the patients. बिल्कुल। तो होलिस्टिक सिस्टम पे आप जो है वो बिलीव करती हैं, and this is what you practice. I do integrated medicine. बिल्कुल, ग्रेट। अच्छा, तो हम वापस उसी पे जाएंगे कि जो ट्रीटमेंट में आपने एक बताया कि पहले
तो ये सपोर्ट जो है टाइट्स वगैरह होनी चाहिए। दूसरा जो है उसको बोलते हैं फोम स्क्लेरोजिंग। क्या होता है कि अगर बहुत 3rd डिग्रीज आपकी वेरिकोज वेन है तो आपको बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो हम लोग एक छोटा सा केमिकल पास करके फिर वही आर्टरी को जला देते हैं। वी कॉल बर्निंग और कॉटराइजेशन, इसको स्क्लेरोजाइजिंग बोलते हैं। तो वो वेन मर जाती है और आपको तकलीफ नहीं देती है। आपका सवाल होएगा कि अगर वेन जला दी तो फिर ब्लड सर्कुलेशन कैसा होएगा? आपकी बॉडी अमेजिंग है। क्या होता है कि आपकी जो दूसरी जो वेन है ना वो कोलैटरल रास्ता बना देती है और सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। ये नेचर अमेजिंग है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डायग्नोसिस होना चाहिए। लेकिन अगर 3rd डिग्री वेरिकोज वेन है जहाँ पे आपके सिम्टम्स इज गोइंग टू द स्टेज के वहाँ पे डिस्कलरेशन हो गई है, आपको एक्जिमा हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर हो गया है, तो वी कॉल दिस कंडीशन एज वेरिकोज एक्जिमा और अल्सरेशन। इट्स अ काफी सीरियस कंडीशन। यू मस्ट गो टू सी योर डॉक्टर। और तभी अकॉर्डिंग टू दिस पहले तो हमको देखना पड़ता है कि कितनी ब्लड जा रही है, नहीं जा रही है, क्योंकि नर्स जा रही है। तो वी हैव टू हील अप योर अल्सर फर्स्ट थिंग, देन वी विल प्रोवाइड यू विद द कॉम्प्रेसिव बैंडेजेस, ड्रेसिंग करना पड़ता है, एंड वी हैव टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि दूसरी जो प्रॉब्लम है यास्मीन, क्या होता है कि जब ये प्रॉब्लम होता है एंड इफ यू डोंट कंप्लाई विद द सपोर्ट टाइट्स, और अगर आपको चोट लग गई, मार लग गई, ब्लीडिंग हो गई, अगर क्लॉट हो गया, जिसको हम बोलते हैं फ्लेबाइटिस, आपका पाँव गरम गरम हो जाएगा, आपको बुखार आएगा, इट विल बिकम हार्ड लाइक अ सॉलिड रॉक, इट इज कॉल्ड फ्लेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। तो ये भी सीरियस है, आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट लेनी जरूरी है। अगर ये क्लॉट वहां से डिटेच होकर ऊपर गया तो उसको बोलते हैं हम लोग डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। और वही क्लॉट अगर आपके लंग्स में गए तो हाँ, ये इट्स एन इमरजेंसी। सो इफ इट्स अ 3rd डिग्री वेरिकोज वेन तो यू मस्ट नॉट इग्नोर, एंड आपके डॉक्टर को जरूर मिलिए। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मे बी यू नीड सर्जिकल ट्रीटमेंट बट इट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। अच्छा, तो टू स्टार्ट विद, ये तो आपने ट्रीटमेंट्स बताई, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? और ये अगर थोड़ी सी हो भी गई हैं तो इसको बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? पहला मैंने बोला कि मेक श्योर कि आप एक ही जगह खड़े रहते हो, तो एवरी 2 to 3 आवर्ली मेक श्योर यू सिट डाउन, आपका पाँव को ऊंचा करो, उसको एलिवेशन बोलते हैं। सो क्या होता है कि ग्रेविटी से जो ब्लड सूजन से आ गई है ब्लड, तो कंजेशन अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। फिर दूसरा, अगर माइनर वेरिकोज वेन है, 1st डिग्री है और जैसे स्पाइडर वेन, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम मिल्किंग ऑफ द वेन्स। तो यहाँ मैसाज एंकल से ये सोचना बहुत जरूरी, रिमेंबर इट कि यू डोंट डू मसाज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यू मस्ट डू फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड्स। जो हमारा काफ मसल्स है उसको धीरे धीरे स्क्वीज करना, ऐसा। डोंट स्टार्ट विथ मसाजिंग, यू देयर इज अ क्लॉट, यू गोइंग टू गेट प्रॉब्लम। सो स्क्वीज, सो अगेन इट डज द सेम थिंग। आप चलते हैं तभी यही होता है, इट डज अ स्क्वीज, यही एक्शन होता है। तो आप ये करें। तो ये ब्लड से जो विनस ब्लड है वो बुरा ब्लड आगे आ जाएगा हार्ट के पास और प्योरीफाइड ब्लड जाएगा। दूसरी आप क्या कर सकते हैं कि रेस्ट एंड एक्सरसाइज। आपका जो फुट है, पाँव जो है, उसको ऐसा ऐसा एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, हाँ, एवरी 2-3 आवर्ली ऐसा ऐसा कीजिए। फिर फिगर ऑफ 8, यहाँ पे मानो ये एंकल है, हमारा फुट है, पाँव है नीचे का, तो उसको फिगर ऑफ 8 बनाइए ऐसा। तो ये एक्सरसाइज अच्छा, से भी तो ये ऐसे करके जैसे हाँ, डांस का एक जरूर, हाँ। तो आप तब ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े खड़े होने से भी करते। तो ये क्या होएगा कि आपके ब्लड को पंप करेगा। अगर वेरिकोज वेन्स है ही तो फिर आपको ये कॉम्प्रेसिव बैंडेज पहनना चाहिए। और अगर सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल आपको मानो दर्द ही हो रहा है, पेन ही हो रहा है, तो फिर यू कैन डू हॉट बाथ्स, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन रेज योर लेग ऑन द पिलो और कुशन एट नाइट, एंड दिस थिंग्स विल ऑलवेज हेल्प। ओके, तो अभी एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में डीवीटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो मेरी जो ये वेरिकोस वेन है, ये स्पाइडर वेब की तरह नहीं है, यू नो द आउटसाइड नहीं है, स्किन के अंदर फील होती है, लेकिन सम टाइम मुझे ऐसे फील होता है जैसे बहुत टाइट हो गई है। तो इसके लिए क्या मसाज इसी तरह करना चाहिए या इसके लिए मेडिसिन? मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर्स एवरी टाइम मुझे डिसाइड करते हैं कि वो एक इंजेक्शन होता है जो पतला सा बहुत थिन करने के लिए लेना पड़ता है, जिससे मैं बहुत रियली फेड अप होती हूँ कि एवरी प्रेगनेंसी में 9 मंथ और आफ्टर 9 मंथ मुझे वो लेने पड़ते हैं 6 वीक। तो इसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए?
तो अभी कैसी हालत है, अभी कैसे, अब आप प्रेगनेंसी में तो नहीं है शायद, है ना? नहीं, अभी मैं प्रेगनेंसी में नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी वेरिकोस वेन बहुत शो होती है, जैसे ब्लू निशान जैसे होते हैं ना, पर्पलिश निशान, ऐसे से है। वेन्स वेरिकोस वेन है, लेकिन ये स्किन से बाहर फील नहीं होती, स्किन के अंदर है। लेकिन सम टाइम अगर मैं, और दूसरी चीज मैं बहुत लॉन्ग टाइम खड़ी नहीं रहती, मैं वॉक करती रहती हूँ और बैठती भी नहीं हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन पता नहीं इसका क्या रीजन है कि ये बहुत दर्द वगैरह आपको होता है या कोई डिस्कम्फर्ट सी? डिस्कम्फर्ट या दर्द तो नहीं होता आपको? समटाइम मुझे थोड़ा सा दर्द फील होता है, टाइट फील होता है कि टाइट हो गई यहाँ पे। अच्छा। और अच्छा, तो आप जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कॉल। यही मैं बता रही थी कि आपने बोला डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो ये इमरजेंसी है। और आप तभी, जब भी अगर आप फ्यूचर में भी प्रेग्नेंट हुए तो आप इमीडिएटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट को बता दीजिए कि आपको ये पास में हुआ था। और अभी भी आपको शायद आपके डॉक्टर ने या तो थीन ब्लड थिन करने के लिए टेबलेट लेना बोला होगा, या तो अगर आप प्रेग्नेंट हो रही है अगेन इन फ्यूचर, यू मस्ट टेक दिस थिनिंग टैबलेट और एन इंजेक्शन, एंड यू मस्ट वेयर इवन नाउ डेली। ऑल्दो आपकी वेन्स दिखाई नहीं देती है, इसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस या तो डीप वेरिकोज वेन, एंड वो ज़्यादा सीरियस है देन द सुपरफिशियल वेन्स। हाँ, सुपरफिशियल वेन्स आपको तकलीफ नहीं देगी, तो ये डीप वेन्स के लिए यू मस्ट वेयर टाइट कॉम्प्रेसिव बैंडेजेस, आपके डॉक्टर ने दिया होगा। आप अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो भी मैं सलाह दूंगी आप पहने, उससे आपका जो टाइटनेस है वो कम हो जाएगा। टाइटनेस क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी अंदर की जो वेन्स है दे आर अनएबल टू फ्लश आउट द, नीचे का ब्लड ऊपर पुश नहीं कर सकता है, सो इट गेट्स कंजेस्टेड, इट गेट्स वेरी हॉट और हार्ड, जिसके हिसाब से आपको टाइट लगता है, बिकॉज प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जितना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा आपकी चमड़ी और वेन्स को वो और डिस्टेंड करेगी, और देन इट विल लीक। और जब लीक होती है, टेयर हो जाती है खून से, तो आपको वो जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आयन होती है, उससे आपको खुजली ज़्यादा होएगा, आपको ज़्यादा परेशानी होएगी। सो अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर हुई तो डेफिनेटली आपको ये हिस्ट्री बतानी चाहिए, कॉम्प्रेसिव बैंडेज अभी भी पहनना चाहिए। अगर आपने डॉक्टर ने आपको सर्जरी के लिए नहीं सलाह दी तो मे बी यू डोंट रिक्वायर्ड, बट यू शुड बी प्रॉब्ली ऑन अ ब्लड थिनिंग टैबलेट्स इवन नाउ। अच्छा, नहीं, आपने बहुत अच्छी एडवाइस उनको दी है, थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे ये बताएं कि जैसे खाने पीने में, एक्सरसाइज का तो आपने कहा है कि डेफिनेटली अगर आप वॉकिंग करने जाएं, और कौन सी एक्सरसाइज है, स्विमिंग है या और क्या बताएंगी आप? लो बैक एक्सरसाइज, मेक श्योर कि आपका बैक ठीक है, या एंड मेक श्योर दैट कोई भी, अगर मानो आपको वेरिकोज वेन नहीं है, लेकिन सपोज यू हैव समथिंग रॉन्ग इन योर स्टमक, for example you have a tumor, or for example pregnancy which is not a tumor but it's a physiological, बच्चे का प्रेशर आता है, या तो सपोज आपका पोस्चर ठीक नहीं, या तो यू आर जस्ट सिटिंग इन like a couch potato for many hours, तो ठीक ब्लड नहीं, it will not flow, so make sure कि आप एक्सरसाइज कीजिए। so make sure कि लो बैक से लो लेग की एक्सरसाइज और टांगे की जो एक्सरसाइज होती है वो आप अगेन YouTube पे जाके, या तो उसके लिफलेट्स आते हैं उसको पढ़ के जरूर कीजिए। तो एक क्विक कॉल ले लेते हैं हम, लास्ट कॉलर। हेलो गुड मॉर्निंग अगेन। मैं भी क्वेश्चन किया था बिल आफ्टर, मैंने डॉक्टर साहब से अगेन ये पूछना था कि ये जो सॉक्स है ये नी से अप होनी चाहिए या नी से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास 2 डॉक्टर्स ने सॉक्स दी हुई हैं, जो एक जो आगे से द फ्रंट उसका टो वाली जगह ओपन है, और एक नॉर्मल सॉक्स की तरह है, वो नी से नीचे और एक नी से ऊपर है। और डॉक्टर्स ने अभी मुझे कोई एडवाइस नहीं दी ब्लड थिन करने के लिए या कोई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं है, और एट द मोमेंट आई एम नॉट प्रेग्नेंट, सो फिर क्या मुझे करनी चाहिए, रेमेडी या कुछ ऐसी चीज? ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल। या ये सॉक्स है ना, 2 किस्म के आते हैं। आपने बोला कि पाँव खुला रहने चाहिए, और उससे कुछ मतलब नहीं, दैट इज फॉर द कंफर्ट, बट द सॉक्स मस्ट बी, वो आपके एंकल से शुरू होके मस्ट कम फ्रॉम द हाफ द नी। 2 आते हैं, एक नी तरह तक आते हैं, दूसरे जो आते हैं वो थाई तरह आते हैं। आई प्रीफर पेशेंट्स इफ दे हैव अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो दे वेयर अप टू थाई। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब चलते हैं तो ये थाई का नीचे उतर आता है, इसलिए काफ़ी पेशेंट लोगों को यहाँ टाइट हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम है। इसलिए शायद आपके डॉक्टर ने आपको हाफ लेंथ लो लेग के लिए दिया है, लेकिन बहुत ज़रूरी कि वो एंकल से अपर नी तक, वहां तक आना चाहिए, और वो फर्म होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। एंड एवरी 3-3 महीने चेंज कर दो,
कई पेशेंट है ना सालों तक वही यूज करते रहते हैं, नहीं उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो वो इट विल नॉट सर्व द पर्पस। बिल्कुल। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जी आप कुछ जो भी आपने दिया है डॉक्टर ने वो ठीक है, लेकिन उसको सही तरह से पहने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चन्ना। मेरे पास इतने और अभी क्वेश्चन थे, लेकिन टाइम इतनी जल्दी गुजरता है और हमारे कॉलर्स की जो है वो बहुत वैलिड है रीज़न कि वो जो है उनके स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डील करना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस। और हम अपने ये व्यूअर्स से कहेंगे कि अभी हम ये एक्सरसाइजेज वगैरह कुछ बताएंगे योगा की जो होती हैं, जैसे आपको मालूम है इसमें योगा की जो एक्सरसाइजेज है काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो हम ये बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।